जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की, जिसमें हम देखेंगे रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग बुद्धि का तृतीय सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत, स्पेयरमैन का त्रिकारक और द्विकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करें कि इस तरह की वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। साथ में यह बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेशन होते हैं, मेहनत लगता है वीडियो में, तो एक लाइक तो ज़रूर चाहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। अब बुद्धि है क्या, बुद्धि का अर्थ जान लेते हैं पहले हम। तो बुद्धि वह योग्यता है जिससे हम कुछ कर पाते हैं, है ना। और बुद्धि के आधार पर ही हम यह कह पाते हैं कि कौन मंद बुद्धि है, कौन प्रतिभाशाली है। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि जो है सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है कि नहीं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सभी उन परिभाषाओं को देख लेते हैं तो और अच्छे तरह से हम इसे जान पाएंगे। परिभाषाएं देखते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, जबकि टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं होता है। बिने ने बुद्धि इन चारों विशेषताओं में, बिने का कहना है कि बुद्धि चार चीज़ों में निर्भर करती है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बंकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन सब परिभाषाओं में से और भी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, उनमें से एक सवाल तो रहते ही हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। तो बुद्धि परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो बुद्धि क्या पता चलता है? बुद्धि पता चलता है कुछ योग्यताएं हैं, ताकि वो सीखने की आवश्यकताएं हो सकती है, या वो मूर्त चिंतन की आवश्यकता हो, मूर्त नहीं, अमूर्त चिंतन की योग्यता हो, या समस्या समाधान करने की योग्यता हो, वातावरण से समायोजन करने की योग्यता हो। ये सब क्या है? देखिए, सबको लास्ट में आपको पता चलेगा कि बुद्धि किसी न किसी प्रकार की योग्यता है। अब बुद्धि की विशेषताएं, यानी बुद्धि के बारे में हम जान लेते हैं, उसके गुणों को जान लेते हैं। तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है ना। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। जी हाँ, जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी हम कुछ नई चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। हम सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। यदि आप किसी नई जगह में जाते हैं और आपके अंदर वो कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि है, या आप ऐसा माहौल में ढल सकते, तभी आप वहाँ टिक पाइएगा। यदि मान लो मैं आपको अमेरिका कहूँ, अमेरिका चले जाइए, आपके अंदर बुद्धि नहीं तो आप जाइएगा कैसे? और चले भी गए तो वहाँ खाइएगा क्या, पीजिएगा कैसे, रूम कैसे देखिएगा? ढेर तरह की बात है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जब आप कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, यदि आप जटिल समस्या आ गई आपके अंदर, तो आप अपनी बुद्धि द्वारा ही उसे हल कर पाते हैं। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देती है, कि यदि आपने कुछ जाना है तो उसका लाभ उठा सकें। बुद्धि व्यक्ति को भला बुरा, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक का प्रश्न की में जो अंतर कर पाते हैं कि कौन बढ़िया है, कौन खराब है, कौन अच्छा है, ये सब जो हम तुलना करके चुन अपने कदम को बढ़ा पाते हैं कि कौन तो करने से क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये बुद्धि के द्वारा ही होता है। लिंग भेदवाद, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लिंग भेद और जाति भेद पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ता है। ज़्यादा प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, जबकि मात्र 10 पॉइंट पर ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। अब हम देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो बुद्धि को प्रभावित कौन करेगा? वंशानुक्रम। बुद्धि को प्रभावित कौन करेगा? वातावरण। और वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों प्रभावित करेगा। तो सबसे सटीक यहाँ पर है दोनों। तो इसका ये नहीं कि दोनों में क्या है, देखिए, तो
वंशानुक्रम और वातावरण है, तो दोनों हुआ ना। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। ये है वन लाइनर, और इस वन लाइनर को आप नोट डाउन करेंगे, और यदि नोट डाउन नहीं करना है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जो कि लिंक में दिया होगा। और झारखंड टेट के हमने कई वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएँ चैनल के, उसमें देखिएगा जेटेट, ठीक है, जेटेट 2022, जेटेट 2022, उसको आप जाइए, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो दिए गए हैं, उसे देखिए। और यदि कोई CGL के हैं, यदि किसी CGL के विद्यार्थी हैं, यदि आपने टीचिंग वाला भी कर रखा है और CGL भी फॉर्म भरा है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, खोटा भाई जीवन सर करके, मैं जीवन सर हूँ, और खोटा भाई जीवन सर के करके दिया हुआ, उसमें खोटा के वीडियोस बने हुए हैं, खोटा के नोट्स उपलब्ध हैं। चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क करेंगे या हमें कमेंट करेंगे, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो देखते हैं कि बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। द्वितीय सिद्धांत यानी बुद्धि के, देखिए द्वितीय में 2, ठीक है, 2 कारक, एक तत्व यानी एक कारक, 2 कारक स्पीयरमैन, और त्रिकारक भी स्पीयरमैन, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे, 1904 में इन्होंने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, इसे बहुतत्व भी लिखा हुआ है, बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, जो कि अमेरिका के थे। ब्लूम का सिद्धांत BS ब्लूम ने दिया था। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था। केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत केटल हॉर्न कहलाता है, जबकि पदानुक्रम क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने दिया था। त्रिजापिया या त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में मैंने कहा था और फिर कहता हूँ मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया था, जबकि द्विविमात्मक सिद्धांत स्लेसिंगल व गेटमैन ने दिया था। अब हम देखते हैं धारा प्रभाव का सिद्धांत केटल ने दिया है, और संकाय का सिद्धांत रीड ने, सूचना संसाधन सिद्धांत स्टर्नबर्ग, लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने, बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत हैब ने दिया है। तो आपने देखा कि कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कौन से सिद्धांत दिए हैं। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। विभिन्न देशों में मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की रुचि बढ़ी कि बुद्धि की संरचना कैसी है तथा उनमें किन किन कारकों का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जो अब आपको मिलने वाले हैं। यानी हमने जो देखा वो तो वन लाइनर था, लेकिन अब हम देखेंगे डिटेल में। तो पहला सिद्धांत होता है एक कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत 1905 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है अल्फ्रेड बिने ने। तो अल्फ्रेड बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत। अब देखिए, इसके प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया है। देखिए, प्रतिपादन किया अल्फ्रेड बिने ने और समर्थन किसने किया? टर्मन और स्टर्न ने। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड माना है। बिने का मानना था कि बुद्धि बहुत सारी नहीं है, बुद्धि एक ही ठो होता है और वो कभी भाज्य नहीं माना जा सकता, यानी इसको हम कभी टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब द्विकारक और त्रिकारक आया तो इसकी सिद्धांत की आलोचना की गई। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी एक इकाई के रूप में कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो दूसरे क्षेत्र में भी निपुण रहेगा। लेकिन ऐसा संभव है क्या? यदि कोई खिलाड़ी है तो यह संभव नहीं है कि वो पढ़ने में भी तेज हो, और यदि पढ़ने में तेज है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो खेलने में तेज हो, है कि नहीं? तो इसका विभिन्न टेस्ट किया गया, इस पर विचार किए गए तो पाया कि ये थोड़ा सा मुश्किल में फंसाता हुआ नजर आता है। लेकिन सिद्धांत की शुरुआत तो कर दी इन्होंने। एक देखते हैं, अब आता है द्विकारक सिद्धांत, और ये जो छवि आप देख रहे हैं तस्वीर, ये है स्पीयरमैन, है ना। अब देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं इसे। स्पीयर एक हुआ, मैन दो हुआ, तो दो कारक हो गया स्पीयर मैन। तो द्विकारक का सिद्धांत हो गया, और त्रिकारक का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन, और इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं, एक है सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक, जिसको इन्होंने सामान्य कारक को जी फैक्टर कहा, जनरल, जी फॉर जनरल फैक्टर, और दूसरा को विशिष्ट को इन्होंने कहा एस फैक्टर, यानी स्पेसिफिक बुद्धि, जनरल बुद्धि और दूसरा स्पेसिफिक बुद्धि। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर जी और विशिष्ट कारक यानी स्पेशल फैक्टर एस। अब आप देखें सामान्य कारक को पहले, जनरल बुद्धि। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक समान योग्यता तो होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम सभी कुछ न कुछ बहुत सारे जनरल कार्य करते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल माइंड की ज़रूरत हमें पड़ती है क्या? कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, किताब कॉपी लेके गया, मास्टर पढ़ाया, पढ़ लिया, इसके लिए कुछ ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सामान्य बुद्धि, जैसे खाना पकाना, बना लेते हैं खाना, नॉर्मली से कपड़ा धोना है और भी कई कार्य है, खेती करना है, तो इसके लिए कोई विशेष बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको रॉकेट बनाना है तो क्या होगा? तो आपको विशेष बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो सामान्य जनरल बुद्धि तो लगभग सभी मनुष्यों में पाया जाता है और प्रत्येक कार्य इसमें कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं जी फैक्टर, स्पेशल बुद्धि, यानी जनरल, ये तो जी फैक्टर, अभी तक जी फैक्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो जी कारक हम अभी भी जनरल बुद्धि ही देख रहे हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है। ये मन की ऊर्जा है, ठीक है, और इसके लिए सभी मानसिक कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। तो यदि हमारे अंदर मानसिक ऊर्जा है तो ऊर्जा से हम क्या करते हैं? कोई भी कार्य करते हैं। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, तो यह जन्मजात भी होता है और ये सदैव एक सा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन, जनरल बुद्धि नॉर्मल सा बुद्धि, इसमें परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है? इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल प्रभाव पड़ता नहीं है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? तो माता पिता की जिनसे मिलता है। यानी इसमें कुछ स्पेशल कार्य हम नहीं करते, जो डेली दिनचर्या के कार्य होते हैं ये सब सभी करते हैं, वो जनरल बुद्धि आता है। जबकि हम बात करें, अभी भी चल ही रहा भाई, कितना बड़ा दिया है इन्होंने। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है। देखिए, ऐसा नहीं कि जी फैक्टर इसका मतलब पूरे जी फैक्टर ही होगा, उसका कुछ लिमिट होता है ना। तो यह किसी, यदि कोई नॉर्मल इंसान है, जो कोई साधारण व्यक्ति है, तो उसमें जी कारक ज़्यादा होगा, और यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसमें स्पेशल बुद्धि ज़्यादा होगा। तो जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है जी फैक्टर, वो उतना ही अधिक सफल होता है, क्योंकि इसका हस्तांतरण हो सकता है। तो यदि किसी के अंदर नॉर्मल कार्य भी करने की बुद्धि नहीं है, आप समझिए, आप कि मैं कहूँ कि आप जाओ दुकान से सामान खरीद के लाओ, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऐसे जो बुद्धियाँ होती है, जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है, वही ना स्पेशल बुद्धि को ग्रहण कर सकता है उसी के अंदर। यदि वो कोई नॉर्मल बुद्धि भी उसमें कम है, वो दुकान गया ठगा के आ रहा है, बार बार ठगा रहा है, तो वो विशिष्ट बुद्धि को कहाँ से ग्रहण कर सकता है? अब हम देखते हैं स्पेशल बुद्धि की, यानी विशिष्ट कार्यों की, जिसको एस फैक्टर भी कहते हैं। इसका संबंध विशिष्ट कार्यों से, अभी हमने कहा था रॉकेट वाला उदाहरण। अब आप देखें, एस कारक जन्मजात नहीं होता है, इसे आपको अर्जित करना पड़ता है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप बचपन से इंजीनियर नहीं होते हैं, आपके अंदर सामान्य बुद्धि होती है, और जब आप इसका तैयारी करते हैं, जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो आप अर्जित करते हैं स्पेशल फैक्टर को, और आप इसे शिक्षण या सीख करके या अनुभवों द्वारा बढ़ा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पा करके सिंगर बन सकता है कि नहीं, वो बचपन से सिंगर नहीं होता है, लेकिन उसको अच्छे ट्रेनिंग मिलता है, स्पेशल बुद्धि मिलती है, तो वो सिंगर बन जाता है। तो इस प्रकार यह कारक अनेक और अन्य दूसरे कारकों से स्वतंत्र होता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को गाना गाना आ सकता है, तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आ रहा है, उसके अंदर विशेषताएं हैं, उसके अंदर जन्मजात नहीं है, ये वो उन्होंने अर्जित किया है। कि मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूँ,
तो क्या मैं सिंगर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता हूँ, क्योंकि ये विशिष्ट बुद्धि है। हमने इंजीनियरिंग भी पढ़ाई की है और साथ में सिंगिंग भी की है। तो ये विशिष्ट बुद्धि में दोनों कर सकते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि में ऐसा नहीं कर सकते। विभिन्न ऐस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। जी हाँ, जो भी स्पेशल बुद्धि वो किसी न किसी स्पेशल कार्य से जुड़ा होगा। तो अब ये व्यक्ति क्या है कि यदि 10 व्यक्ति ने इंजीनियरिंग करना शुरू किया तो 10 का एक जैसा होगा? नहीं, किसी की बुद्धि ज़्यादा तेज होगी, किसी की कम होगी, भले ही स्पेशल ही क्यों ना हो। तो ये अलग अलग मात्रा हो सकता है। और जिस व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उसी में कुशलता प्राप्त कर लेता है। यदि सचिन की तेंदुलकर की बात करें तो उसके अंदर जी फैक्टर का तो होगा ही, लेकिन उसके अंदर एस फैक्टर भी होगा, क्योंकि सारे क्रिकेटर हैं लेकिन उनके अंदर जो क्षमता है वो स्पेशल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देख सकते हैं कि जनरल बुद्धि का स्थानांतरण एस फैक्टर में हो सकता है, लेकिन एस फैक्टर का स्थानांतरण जनरल में नहीं हो सकता है। जैसे कि एक पेंटिंग बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, तो जो जनरल बुद्धि से कोई ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन यदि पिकासो कोई बना रहा है, पिकासो जो स्पेशल प्रकार के पेंटिंग बनाते हैं, वो सब कोई नहीं बना सकता है। निष्कर्ष यह है कि हम लोग क्या सीखें कि विशेष कला सीखना के लिए दोनों कारक का होना अनिवार्य है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि जनरल बुद्धि बेकार है। यदि आप जनरल ही नहीं है तो स्पेशल कहाँ से सीखिएगा? और यदि जनरल है तो उसे हम स्पेशल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि स्पेशल है वो जनरल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों होना जरूरी है। पहले जनरल आपका ठीक होना चाहिए, तब आपका स्पेशल ठीक होगा। अब हम देखते हैं त्रिकारक। इन्होंने 2 बताया, एक जनरल बुद्धि एक स्पेशल बुद्धि। अब देखते हैं तीसरा में क्या बताया इन्होंने। तो हम देख लेते हैं एक बार। स्पीयरमैन ने अपने दिए हुए कारक सिद्धांत में संशोधन किया और एक कारक और जोड़ दिया। तो पहले उन्होंने 2 कारक दिया था, अब उसमें तीसरा जोड़ दिया, और तीसरे का नाम इन्होंने रखा समूह कारक, है ना। एक जनरल बुद्धि, एक विशेष बुद्धि, और दूसरा रखा समूह बुद्धि। समझ गए आप? तो देखते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो सामान्य योग्यता है और जो विशेष योग्यता है, यानी जो जी फैक्टर है और जो एस फैक्टर है, निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान रखती है। जो सामान्य योग्यता श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता के निम्न, मतलब जनरल वाला ज़्यादा है और स्पेशल वाला कम है, इसका मतलब वो बीच बीच में है। तो ना तो ज़्यादा बुड़बक है और ना ही ज़्यादा होशियार है। तो बीच बीच वाला जो होता है, जैसे कि आप इस तरह समझें कि जो उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, तो मिडिल क्लास क्या है, ना तो निम्न है ना ही उच्च है। तो ये जो बीच वाला है उसे ही इसे इन्होंने कहा है विशिष्ट बुद्धि। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण से समूह बनाता है, यानी थोड़ा सा सामान्य बुद्धि और थोड़ा सा विशिष्ट बुद्धि दोनों मिलकर के हो गया ये सामान्य कारक। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की है और बहुकारक सिद्धांत दिया है। तो ये जो स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया और इसके विरोध में बात किया थॉर्नडाइक ने। तो चलिए इसका भी देख लेंगे हम। तो ये है एडवर्ड लुईस थॉर्नडाइक, ठीक है, और इन्होंने दिया है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, जिसमें से कई योग्यताएं निहित होती है, यह स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो ये आपने नहीं समझा, ये आप समझिए। पहले थॉर्नडाइक वाला समझिए। स्पीयरमैन ने क्या कहा कि जनरल बुद्धि से थोड़ा सा और स्पेशल बुद्धि से थोड़ा सा ले करके एक विशिष्ट बुद्धि बनी है, लेकिन थॉर्नडाइक ने कहा है कि इससे उससे लेकर के नहीं बनी है। इंसानों में बहुत प्रकार के बुद्धि ही होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे थर्स्टन का, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन माने जाते हैं। इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों
ना ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन करती। देखिए अब तो ये तो बात हो गई कि थॉर्नडाइक का विरोध और स्पीयरमैन का विरोध आपने देख लिया, क्योंकि ये तो बोल रहा है ये दोनों होता ही नहीं है। तो होता क्या है, बल्कि कुछ मौलिक कारकों समूह में कार्य करने की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि कोई स्पेशल कारक नहीं होता है, कोई जनरल नहीं होता, कोई विशिष्ट नहीं होता है, सब समूह में मिल करके कार्य करता है। इसमें दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। बात समझ में आई आपको? ये नहीं कहता कि कोई जनरल बुद्धि नहीं होती, कोई स्पेशल बुद्धि नहीं होती, सब मिलजुल करके कार्य करता है। थर्स्टन ने बुद्धि के साथ मूल कारक बताए जो इस प्रकार हैं। देखिए थर्स्टन ने कारक बताए, एक होता है शाब्दिक योग्यता, दूसरा तो प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा है दैशिक योग्यता, आंशिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मृति शक्ति और शब्द प्रवाह और तर्क शक्ति, सब मिल करके बुद्धि का बनता है ना। सारी जो कारक है सब मिल जाते हैं, इसलिए समूह कारक हो गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। जैसे विज्ञान विषय के समूह में भौतिक, रासायनिक, गणित, जीव विज्ञान। तो कहने का मतलब कि उन्होंने बुद्धि को इस प्रकार बताया, जैसे कि आईएससी के स्टूडेंट है तो आईएससी के स्टूडेंट को भौतिक भी पढ़ना पड़ता है, रासायनिक भी पढ़ना, गणित भी पढ़ना, जीव विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है। तो यदि आर्ट्स का है तो उसे भूगोल, इतिहास, नागरिक पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने समूह के बारे में बताया। नेक्स्ट है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये गार्डनर का बहुत फेमस है जो कि पूछा जाता है। हर्बर्ट गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होकर कार्य भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। मतलब वो स्वतंत्र है एक दूसरे से। अगर कोई तेज है एक क्षेत्र में तो हम ये नहीं कह सकते दूसरा क्षेत्र में तेज होगा कि बुड़बक होगा। तो गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा शारीरिक, गति संवेदी। शारीरिक मतलब गति संवेदी, उसमें गति वाला, ठीक है। शरीर तो आप जानते ही हैं, जैसे कि शारीरिक में क्या क्या, खिलाड़ी उसमें शारीरिक गति होता है, या नर्तक होता है तो उसमें भी गति होता है, जिम्नास्टिक में शल्य चिकित्सक या धावक है तो सब में शारीरिक गति होता है। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का प्रयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। मतलब या तो आप पूरे शरीर का इस्तेमाल कर लीजिए गति के संबंध में कुछ गतिविधियाँ, या किसी अंग को बना लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए शल्य चिकित्सक है, जो सर्जन है, वो हाथ का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो उसको लचीला बनाया, उतना आराम से सिलाई कर लेगा, काट लेगा कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो धावक है वो पूरे शरीर को लगा लेगा, जिम्नास्टिक पूरे शरीर को गति करा देगा। तो ये उन्होंने पहला कहा। अब दूसरा हम देखते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। बुद्धि के व्यक्तित्व, बुद्धि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा और आवश्यकताओं को समझते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बुद्धि है उसी के आधार पर हम दूसरे की कही गई बातों को समझते हैं। तो ये अंतर व्यक्तित्व हुआ। हमने क्या कहा, आपने समझा। तो अंतर व्यक्तित्व का मतलब एक दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। सूक्ष्म व्यवहार, जैसे कोई मुस्कुरा दिया तो हमको लगता है कुछ तो बात है, काहे देख के मुस्कुराया, ऐसा हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाले। मनोवैज्ञानिक क्या कहता है, हाव भाव देखता है, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखता है, उसे कुछ सवाल पूछता है और उससे उसके बारे में जान जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, लोगों को कैसे रुझाना है। नेता भी तो यही काम करते हैं, धार्मिक नेता, कि अपने पक्ष में कैसे लोगों को जोड़ना है। और परामर्श देने वाले पहले आपसे जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको परामर्श देगा। नेक्स्ट है अंतः व्यक्तित्व। अंतः व्यक्ति मतलब अंदर, दूसरे से नहीं। अंतर व्यक्ति मतलब एक दूसरे में, और अंतः व्यक्ति मतलब अपने आप। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, चुपचाप मने मने सोचेगा, वो अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे तक अंतःक्रिया में कर सकते। पहले वो अपने बारे में, जैसे दार्शनिक होते हैं
जानकारी इकट्ठा करेगा, यहाँ गया वहाँ गया, देखा सुना, उसके बारे में कुछ थ्योरी हुआ, तब दूसरे को बताए। साइकेट्रिस्ट के पास आप जाइएगा तो पहले वो खुद सीखा है वो चीज़ कि ऐसे हाव भाव का क्या मतलब है, तब फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको देखेगा वो। और बहुत ऐसे साइकेट्रिस्ट है कि आपको देख करके बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और डिजाइन प्लानर आपकी गतिविधियों, आपके हाव भाव से पता कर लेगा कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, और फिर उसी तरह का डिज़ाइन आपको दिखाने लगेगा, और फिर आप उसमें से एक पसंद करेंगे। भाषागत, तो ऐसे व्यक्तियों को भाषा और शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत द्विभाषी होते हैं, जो मल्टीलैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, इसका भाषा उसको, उसका भाषा उसको, तो उन्हें भाषाओं का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, और उसका प्रयोग वो अच्छी तरह करना जानते हैं, और उसे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें गहराई हो, और उसको वो समझेंगे भी, जैसे कवि होता है। इसलिए तो कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि, लेखक ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो रोचक भी होते हैं और उसके बड़े गहरे अर्थ होते हैं। जैसे एक लिखा, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, अब इसमें दो अर्थ निकल रहा है, माँ मैंने ही माखन खाया है, या दूसरा अर्थ ये भी निकल रहा है मैंने माखन नहीं खाया है। तार्किक गणितीय, देखिए जो मैथमेटिशियन होगा, गणितीय आ गया, तो जो गणित का यूज करेगा, फाइनेंसर है, मैथमेटिशियंस है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या करता है? तार्किक गणितीय। इसमें तर्क करने की क्षमता अद्भुत होती है, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन के गुण होते हैं, और इसी बुद्धि के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। यानी कह सकते हैं हम, जो वैज्ञानिक हैं और जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। देशिक बुद्धि, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता अद्भुत होती है। ऐसे व्यक्ति सरलता से किसी देश की सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर, विमान चालक है, तो आप देखे होंगे कि जो ड्राइवर होते हैं वो एक बार किसी रास्ते पे चला जाए ना तो जल्दी भूलता नहीं है, यानी ये उसकी विशिष्टता है। और एक शिक्षक की आप बता देते हैं आपको कि आपकी कक्षा में यदि 500 स्टूडेंट है तो 500 का नाम वो याद रख लेगा और बता देगा कि किसका नाम क्या है। तो ये एक योग्यता होती है। और चित्रकार हो गया, नाविक हो गया, उसको याद, चित्रकार कहाँ पर नाक है, कहाँ पर मुंह, कितना डिग्री पे घुमाना है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो ये सब स्पेशल बुद्धि वाले होते हैं। और इसमें याद रखने की क्षमता बड़ा अजीब होती है कि विमान चालक, जैसे हवाई जहाज कोई चला रहा है तो उसको याद होना चाहिए कि कौन दिशा में कौन देश है। चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ, इन लोगों में इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। वो कल्पना करने लगते हैं कि कपड़ा का साड़ी बनाते हैं तो ऐसे होगा, तो हंस में बिठा दें या कहीं और, तो ये सब कल्पनाशील होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में समझ होती किसकी, वस्तुओं और स्थानों की, किस जगह क्या करने से बड़ा अच्छा होगा। अब है संगीतात्मक बुद्धि, ये तो आप नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें इन व्यक्तियों में झुकाव संगीत की ओर होता है। इन्हें लय, सुर, ताल का अच्छा ज्ञान होता है और जब इसका सही उपयोग करने की क्षमता होती है, जब इसका सही उपयोग करते हैं तो अच्छे सिंगर बन जाते हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपोजर बन जाते हैं, और भी कुछ जो स्पेशल होते हैं, या तबला वादक बन जाते हैं या बांसुरी वादक बन जाते हैं। ये संगीतात्मक बुद्धि है। और 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि। अब नाम से भी, तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। पेड़, प्रकृति के साथ रहना, पेड़, जैसे कि सालेम अली पक्षियों से बात करते थे, वो उसके साथ पक्षी प्रेमी थे, वो उसके शरीर पर आकर पक्षी बैठते थे, उनकी देखभाल। आपने अक्षय कुमार का पिक्चर देखा होगा, उसमें कौआ बन जाते हैं वो वाला। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनेगा, जानवरों के डॉक्टर बन जाएंगे, या गणितज्ञ बन जाएंगे, या वनस्पति तज्ञ, यानी जो वनस्पति के ज्ञाता होते हैं वो बन जाएंगे, या वातावरण के विशेषज्ञ बन जाएंगे। वेटनरी का मतलब होता है जान माल का डॉक्टर। तो ये हमने देखा अभी। ये देखिए भाषागत व्यक्ति रिपीट हो गया है ना, ये रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने आज क्या देखा,
हमने देखा बुद्धि के बारे में, हमने बुद्धि की परिभाषाएं जानी, हमने बुद्धि के थोड़ा चर्चा किया कि किसने क्या कहा है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, है कि नहीं। हमने ये सब देखा और भी इस पे वीडियो हम अब लाएंगे वीडियो जो, तो आपने देखा संक्षेप में, जैसे कि तृतीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का, तो मैं स्टर्नबर्ग पर वीडियो लाऊंगा स्पेशल, कि इतना छोटा थोड़ी ना स्टर्नबर्ग ने कहा होगा। हमने तो अभी संक्षेप में समझा कि बुद्धि क्या होती है, एक चैप्टर था ये बुद्धि चैप्टर, लेकिन पूरा डिटेल यदि आपको जानना है तो आपको कमेंट करने होंगे, आपको ये बताने होंगे कि हमारी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, या आपको और वीडियो चाहिए कि नहीं, आपको कमेंट करने होंगे, तभी तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, आपको करने हैं नोटिफिकेशन ऑन, आपको लाइक करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको करने कमेंट। तो आज का दिन बस यहीं समाप्त होता है, आज का क्लास। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।